अब आपका आपकी ऑडिट कहती है 30,000 रुपए। क्या आप कोई 50,000 का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं जिसके अंदर पूरा स्टेट कवर कर लें आप? नहीं ना। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जितने भी एनजीओ यहाँ पर हैं वो सबके सब स्ट्रगलिंग एनजीओ है, और सब कहीं ना कहीं अपने लोकल परिक्षेत्रों में काम करेंगी। राइट। इसलिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हमने डाला, और डिस्ट्रिक्ट सबको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे यहाँ पर नून डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, या मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा आप शायद जज भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सुना ही नहीं है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट के साथ आपके पूरे स्टेट का नाम डालना भी जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि आपने जो नाम डाला वो डिस्ट्रिक्ट है या लोकल कोई इंटरवेंशन है, क्या है। अगर मैं यहाँ पर ये काम सिर्फ बहादुरगढ़ में कर रहा होता तो मैं इसको इन बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इन बहादुरगढ़ ब्लॉक ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करता है इसको, राइट। इन बहादुरगढ़ ब्लॉक ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, इन बहादुरगढ़ ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा, राइट। अब बात आती है दूसरे की। अब दूसरे पर चल रहे हैं सर हम, ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरे पर आ गया हूं। दूसरा मुझसे क्या कहता है, यहां पर हमारे पास है मोबाइल मेडिकल यूनिट हो गया हमारा एजुकेशन, राइट। इस एजुकेशन को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम, हमारी संस्था कभी भी कोई पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम लॉन्च नहीं करती है। तो हम जो ऐसी एजुकेशन देते हैं इसको पर्टिकुलर कुछ वर्ड कहा जाता है। अगर किसी साथी को पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है ऐसी एजुकेशन के लिए। ये जो हम एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स को, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। अगर किसी साथी को दिमाग में आ रहा हो तो मुझे एक बार बताइएगा। है किसी को ध्यान? एक कमेंट आया है मेरे पास, लिटरेसी। सर लिटरेसी तो अलग चीज हो गई, वो तो हर तरीके की लिटरेसी हो गई। हम अनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं, जैसे हम लोग मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम मान लीजिए बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, कहीं भी हम बाल शालाएं चला रहे हैं, तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहलाता है? कोचिंग नहीं सर। उसे हाँ रिमाइंड आ गया। नॉन फॉर्मल। ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान भी रखने हैं। सर रेमेडियल क्लासेस तो नहीं? सर रेमेडियल हाँ, क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस भी बोलते हैं उसको। ठीक है जी। और जो है ये भी बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं। रेमेडियल क्लासेस हालांकि अलग सेक्शन हो जाता है। रेमेडियल क्लासेस होती हैं सर पर्टिकुलरली जब हम एक पर्टिकुलर चीज को लेकर चलते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, हम जगह जगह गए, जैसे कि अभी हमारे साथी संस्थान हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये हैं हमारे अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप। ये क्या है, जगह जगह पर जा रहे हैं और बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब वहां पर बच्चा 8वीं क्लास का भी होता है, 5वीं का भी होता है, स्कूल जाने वाले भी होते हैं, नहीं जाने वाले भी होते हैं। तो वो उनको साथ में बिठाकर एक तरीके का ट्यूशन देते हैं। इसको कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसे कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ट्यूशन टाइप। जो ट्यूशन टाइप हम वर्क करते हैं उसको कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब मैंने यहां पर लिखा नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन भोपाल। क्या मुझे यहां पर एमपी लिखने की जरूरत पड़ेगी अब? मैं यहां पर लिखता हूं दिल्ली, क्या मुझे यहां पर स्टेट अलग से मेंशन करने की जरूरत है? न्यू दिल्ली या दिल्ली? मैं यहां पर लिख रहा हूं गोवा, क्या मुझे अलग से डिस्ट्रिक्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी? गोवा स्टेट में आता है ना सर शायद। यस सर, यस। हाँ।
चलिए स्टेट की तो बात नहीं करूंगा मैं, ज्यादा बड़ा स्टेट हो जाएगा। चलिए भोपाल। क्या होता है, कुछ लोकेलिटीज ऐसी होती हैं जो लोकेलिटीज फेमस होती हैं। अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट को मैंने हरियाणा लिखना पड़ा, क्यों? झांझर डिस्ट्रिक्ट भी होता है, पता होगा, राजस्थान में एक झांझर डिस्ट्रिक्ट है शायद, जो लोग राजस्थान के उनको पता होगा, झांझर डिस्ट्रिक्ट है एक। एम आई राइट और रॉन्ग? झांझर डिस्ट्रिक्ट है कहीं, यस सर, यस सर। है ना? तो हाँ। कोई व्यक्ति, मेरा रीडर जो है वो गलती से झज्जर को झांझर ना पढ़ ले, इसलिए मुझे यहां पर स्टेट यूज करना पड़ा। भोपाल एक ही है, मोस्टली सबको पता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राइट? तो जब हम ऐसे किसी एरिया का नाम, मैं यहां का, अगर मैं हरियाणा की जगह यहां पर या चंडीगढ़ यूज करा तो मुझे सिर्फ चंडीगढ़ लिखने की जरूरत होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, राइट? तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या खोलने जा रहे हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर। क्या खोलने जा रहे हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर। कहां खोलने जा रहे हैं? इन भोपाल। आप चाहें तो बाद में इन एमपी लिख सकते हैं, राष्ट्र में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगा उसका कारण भी मैं आपको यहां पर स्पष्ट करूंगा। किसके लिए? टू whom? हमने यहां पर इसका भी जवाब दे दिया, फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रंस, राइट? ऐसे ही हमारे पास तीसरा था एग्जाम्पल, हमें देना था वुमेन एम्पावरमेंट पे, राइट? तो वुमेन एम्पावरमेंट में पिछला एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं जो हमने लास्ट क्लासेस को भी दिया था ऑलरेडी, राइट? डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमन इन राजकोट गुजरात। हम क्या करने जा रहे हैं? डेयरी फार्मिंग पर काम। कहां करने जा रहे हैं? इन राजकोट गुजरात, राइट? किसके लिए करने जा रहे हैं हम? फॉर ट्राइबल वुमन। व्हाट, वेयर एंड होम का जवाब आपके प्रोजेक्ट टाइटल से आना चाहिए। एजुकेशन फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और पूरी करनी है, इसमें सिर्फ एक ही जवाब आया। एजुकेशन फॉर एजुकेशन, क्या करने जा रहे हैं आप? एजुकेशन पे वर्क करने जा रहे हैं, किसके लिए? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, है ना? कहां करने जा रहे हैं उसका जवाब नहीं है अभी आपके उसमें टाइटल में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वेयर का जवाब नहीं है, ठीक है, तो उसको आप डाल दीजिएगा। हमारे, मेरे हिसाब से टाइटल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का। अगर क्लियर है तो से क्लियर। अरे वाह, कोई बात नहीं सर, आपने पूरा नहीं लिखा, मैं समझ गया था, लेकिन आप सिर्फ वो पूछना चाह रहे थे। वाह, लोगों को पहले ही क्लियर हो गया। ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। बहुत मतलब मेरी क्लास में इस बार मुझे शायद पहला बैच ऐसा मिला है जिसको मैं ये कह सकता हूँ भाई, या तो सबके सब मुझे समझदार मिल गए या फिर मुझे सबके सब बेवकूफ मिल गए। किसी के पास कोई सवाल ही नहीं होता पूछने के लिए। सर गलत तो नहीं? राइट सर, राइट। भाई क्लास में कोई भी बच्चा कहे कि हाँ जी सबको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स या तो पूरी की पूरी क्लास के सर के ऊपर से जा रही है बात, या फिर सब अच्छा समझ रहे हैं। सब अच्छा समझ रहे हैं सर, सब अच्छा। हाँ, हालांकि हम क्लास को इस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि जिसमें दिक्कत ना आए कहीं से कहीं तक। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको पहले से ही आंसर देता चलूं। ध्यान रखिएगा, आपके टाइटल की एक खासियत होनी चाहिए, इसको आपको 40 to 60 कैरेक्टर्स में ही लिखना है। You have to write your project title between
40 to 60 कैरेक्टर्स ओनली। कैरेक्टर्स का मतलब समझे आप? मैं अगर यहां पर बात करते हैं मोबाइल मेडिकल वैन की, तो देखिए मेरे कैरेक्टर्स कितने हैं यहां पर। एम फॉर मोबाइल 1, ओ 2, बी को 3, आई को 4, एल को 5, 6, अब एक स्पेस है बीच में, ये भी काउंट होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहां तक तो 19 है, वैन के बाद स्पेस तक। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये इन वाले 2 हो गए। 42, 43 स्पेस भी, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 कैरेक्टर्स हैं विद स्पेस। अगर आप इसमें स्पेस, कोमा, पंक्चुएशन कुछ भी यूज कर रहे हैं वो सारी काउंट होंगी। 60 वर्ड्स हैं यहां पर, 60 कैरेक्टर्स हैं यहां पर। यहां पर कितने कैरेक्टर्स हैं? 60 कैरेक्टर्स हैं। और आप चाहें इनको यहां से काउंट कर सकते हैं। देखिए इसने मेरे कैरेक्टर्स गिन रखे हैं, विद स्पेस कितना आ रहा है? 59। जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स जो हैं वो 59 आ रहे हैं, राइट? तो 59 कैरेक्टर्स में हमने इस टाइटल को लिखा है। अब बात करते हैं दूसरे टाइटल की, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर इन भोपाल। मैंने यहां तक काउंट किया है और मैं यहां पर चेक कर लेता हूं, मेरे कैरेक्टर्स बन रहे हैं 57। अब मैं एक स्पेस लगा सकता हूं और एम्प्टी लिख सकता हूं, हो जाएगा पूरा 59 तक। 60 से अबाउ नहीं जाना चाहिए हमारा, राइट? मैं बात करता हूं डेयरी फार्मिंग की। ये वाला मैंने विद स्पेसिंग, अगर मैं इसकी बात करूं कैरेक्टर्स की, तो देखिए यहां पर मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं विद स्पेस 49। सही है। हमने ये कहां से चेक किया? यहां पर हमने अपने, देखिए मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा ना बिटवीन 40 टू 60 कैरेक्टर, मैं इसको चेक करना चाहूं तो देखिए यहां पर कैरेक्टर्स बन रहे हैं 63, दिख रहा है विद स्पेस 63, और इसके अंदर 65 है क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट्स भी यूज कर रखी है, तो 65 हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें कहां से चेक करना होता है कैरेक्टर्स अपने? यहां पर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं ना, इस हिस्से पे आकर हमें चेक करना होता है। जब भी हम किसी एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहां पर दिखाता है, जहां पर ये वर्ड्स लिखे हुए ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैरेक्टर्स बता देगा आपको। इससे ही आप अपने वर्ड्स की काउंटिंग, या कई बार लिखा रहता है प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई इतने शब्दों में आपका जवाब होना चाहिए, विद इन इतने वर्ड्स, तो आप यहां से काउंट करके अपना काम कीजिएगा। पहले वर्ड में टाइप कर लीजिए, फिर उसको वहां पेस्ट कीजिए। कई बार लिखा होता है 500 कैरेक्टर्स में, 5000 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, तो यहां पर आप टाइप कीजिए, चेक कर लीजिए 5000 कैरेक्टर्स के अंदर है या नहीं है, उसके बाद वहां पेस्ट कीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। से क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा दूसरा सेक्टर ऑफ इंटरवेंशंस। दूसरा हमारा आता है सेक्टर ऑफ इंटरवेंशंस। ग्रेट, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन को हम कैसे समझेंगे, मैं उसकी बात करता हूं आपके सामने। आई थिंक सो आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? आरसी, बेटा फैन तो ऑन कर देती हूँ।
चलिए जी, हम बात करें सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन की। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, मैं कुछ चीजों को बड़ा विस्तार से समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमें पता नहीं है तब तक हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन किसे कहते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, राइट। हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, मुझे वर्क करना है भिखारियों के लिए, फॉर बेगर्स, राइट। मैं एक सेंटर बना रहा हूं, कैसा सेंटर, अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन फैसिलिटीज दूंगा मैं उसमें। जैसे हमारे पास एक जो है प्रोजेक्ट आया था गरिमा गृह का, राइट। तो गरिमा गृह में करना क्या था, तो हमें जो ट्रांसजेंडर्स थे या भिक्षावृत्ति वालों के लिए भी आता है, फॉर बेगर्स, है ना। तो हमें उसके लिए जब काम करना था तो उसके अंदर हमें बताया गया था भाई आपको ना बेगर्स को एक जगह अकोमोडेट करना है, सबको उनको खाने पीने की फैसिलिटीज देनी है, और उनको रोजगार की व्यवस्था करवानी है उनकी, और उनको स्वावलंबी बनाना है कि वो भीख ना मांगे, राइट। हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, इरेक्शन ऑफ बैगिंग सिस्टम। हमें बैगिंग सिस्टम को खत्म करना था, उसको जो है उसके प्रभावों को कम करना था। तो हमने उसके लिए क्या किया, हम अपने एरिया में गए, हमने अपने एरिया में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने कुछ बेगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा अगर प्रोजेक्ट पास हो गया, देखिए हमने वहां से क्या करा, हमने प्रॉब्लम प्रीफेस को देख लिया, हमने सारी चीजों को वहां से काउंट कर लिया, हमने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को भी काउंट कर लिया था वहां से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम अपना कोई प्रोजेक्ट जमा करेंगे, प्रोजेक्ट जमा करने के बाद सामने वाली एजेंसी अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फिर उस क्षेत्र में काम करेंगे। अब काम करेंगे तो क्या हमने जिन सबको देखा था वो सबके सब हमारे बेनिफिशियरी हैं? नहीं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो किसी मेले में बिछड़ गए थे, या अपने घर वालों से बिछड़ चुके थे, या वो खो गए हैं, ठीक। तो हो सकता है आप पुलिस की सहायता से उनका घर ढूंढवाने में मदद करें, जिससे कि वो अपने परिजनों से मिल जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली कंडीशन वहां पर क्या आई कि हमें उनकी काउंसलिंग करवानी, सॉरी, हमें अन्य अन्य एजेंसी का सहारा लेना पड़ा, यानी कि पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ा, उसको हमने उसके घर तक जो है डिस्पैच करवा दिया, तो हमने उसके बैगिंग सिस्टम को खत्म कर दिया, राइट। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी हमें, कि भाई वहां पर हमें ऐसे लोग मिल सकते जिनकी मानसिक कंडीशन ठीक ना हो। अब जिनकी मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है उनको आप अपने यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको आप स्किल क्या देंगे, उनको आप स्वावलंबी कैसे बनाएंगे, वो तो पागल है। तो आपको एक संबंधित एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको आप पागल खाने या कहीं भी आप उसको डिस्पैच करवाएंगे, राइट। अब तीसरी कंडीशन क्या हुई कि शायद किसी को घर से निकाल दिया गया हो, बुजुर्ग व्यक्ति है, घर से मार पीट के निकाल दिया, अब वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, रोजगार नहीं मिल रहा, गैर अनपढ़ है, तो उसे भीख मांगनी पड़ रही है। हो सकता है हम उसकी फैमिली काउंसलिंग के माध्यम से उसको अपने घर में सेटल करवा दें, उसके घर में। एक वो कंडीशन बनी हमारे साथ। एक हमारे साथ कंडीशन बनी कि सामने वाला व्यक्ति ड्रग्स का इतना आदी हो चुका है कि घर वालों ने उसको निकाल दिया, अब वो भीख मांगता है या चोरी करता है, राइट। तो चोरी में पकड़ा गया होगा, एक आधी बार पिटपिटा गया होगा, तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया, उससे वो ड्रग्स लेता है, लेकिन है उसके अंदर ड्रग्स की आदत। तो आपको एक संबंधित एजेंसी की सहायता लेनी पड़ी, जिसके माध्यम से आपने उसको नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया। और जो लोग सही थे उनको आपने अपने यहाँ पर एडमिशन दे दिया। एडमिशन देने के बाद आप उनको कुछ स्किल्स दे रहे हैं, उनको आप कुछ, देखिए दिन भर आप उनको खाना पानी दाना सब दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं आप, सारी अच्छी चीजें, लेकिन ये खर्चा सारा गवर्नमेंट जिंदगी में थोड़ी उठाएगी। आप उनको कुछ स्किल दे रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, आप झाड़ू बनाना सीखो, आप मोमबत्ती बनाना सीखो, आप ये बनाना सीखो, वो बनाना सीखो, और उसके हिसाब से आपने कुछ ऐसा सिस्टम लागू कर दिया कि उनकी पॉकेट मनी निकलती रहे, राइट। तो यहां पर हमारा एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या हुआ, हमारे पास यहां पर 3 से 4 एरिया ऑफ इंटरवेंशन हुए। क्या काउंसलिंग हमें करनी पड़ी? क्या हमारा प्रोजेक्ट काउंसलिंग का था? नहीं, हमारा प्रोजेक्ट था एक जो है हम कह सकते हैं शेल्टर होम बनाने का, जिसके अंदर हमें भिखारियों को रखना था, राइट। हमें काउंसलिंग सेंटर बनाना पड़ा, काउंसलिंग करनी पड़ी। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या हुआ? काउंसलिंग या एजुकेशन, अवेयरनेस या एजुकेशन, राइट। हमें उनको मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ी, हमें उनको नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाना पड़ा। तो हमारे एरिया ऑफ इंटरवेंशन में क्या चला गया? हेल्थ भी चला गया, राइट।
हमें उनको एजुकेट करना है, यानी कि हमें उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, तो हमारा स्किल ट्रेनिंग जो है वो हमारा एक एरिया ऑफ इंटरवेंशन बन गया। और एक ऑलरेडी हमारा था